तो सर बातचीत यहीं से शुरू करते हैं कि हम ये कहाँ पहुंच गए हैं। एक ऐसे समय में जब महामारी की के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट भारत में है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर इस समय भारत में है। ज्यादा लोगों की मौत हुई है इस दूसरे वाले वेव में। और सबसे ज्यादा तेजी से इस के मरीज बढ़ रहे हैं भारत में। और एक और ये भी शिकायत है बहुत बड़े समुदाय की मीडिया में, जो ये कह रहा है कि आंकड़े हम दर्ज ही नहीं कर रहे हैं, टेस्ट हम कर ही नहीं रहे हैं। और जिन जगहों पे एक दो मृत्यु दिखाते हैं वहां 50-50, 60-60 लोग कतार में लगे हुए स्मशान ग्रहों पर। तो ऐसी एक स्थिति आई है जो मेरे अपने 60 वर्ष से थोड़ा ऊपर हो रहा है। इस जीवन में तो बहुत ही समझ में आने से परे है। आपका अनुभव बहुत बड़ा है, और पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी और उम्र और अनुभव दोनों के लिहाज से ये हो क्या रहा है सर? शीतल जी, आपकी 60 हुई है और मैं कल 79 का हो गया हूँ, 79 का भी। और ये तो निश्चित बात है कि मैंने अपने जीवन में, जब से मैं करीब 5 वर्ष का था, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय की भी कुछ घटनाएं मुझे बड़े स्पष्ट रूप से याद हैं जी। तो ऐसा हाल भारत में तो कभी नहीं देखा, और सुना जरूर था जी। उससे पहले जब प्लेग की महामारी आई थी, गांव में ये कहा जाता था कि एक सबको थे तो दूसरा मिलता था, और गांवों में वो तैयार जी। गांव में ईंधन समाप्त हो गया था और वहां तो खुली जगह होती है, वहां कोई वैसा प्रबंध भी नहीं होता। उस समय जनसंख्या भी बहुत कम थी। आपके याद होगा जब हम आजाद हुए तो 137 करोड़ के करीब अनुमान है, जो डेली पॉपुलेशन की रिपोर्ट आती है, जो क्लॉक लगा रखा है पॉपुलेशन का, उसके हिसाब से जी। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की महामारी आएगी तो ये संख्या बहुत बढ़ सकती है, और इसका पहले से अनुमान था जी। तो ये जो घटनाएं हैं छोटी मोटी, के कहीं दुर्घटना हो गई या शवों की जो है वो लाइन लगी हुई है, जगह नहीं मिल रही है, दवाई नहीं है, और रेमडेसिविर जो एक मशहूर इंजेक्शन है, जो एंटीवायरल इंजेक्शन भारत में बड़ी अच्छी मात्रा में बनता है जी, उसकी भी कमी महसूस की जा रही है। और आपने अभी एक अस्पताल के हवाले से कहा कि उन्होंने अपने सूचना पट्ट के ऊपर ये सूचना प्रकाशित कर दी है खुले सार्वजनिक रूप से कि हमारे पास ये सब उनको रिमाइंडर देने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं है, तो अपना प्रबंध करके आए या दूसरी जगह जाएं जी। तो ये सब तो लक्षण हैं और ये सूचनाएं हैं। मैं और आप जिनका इतना हमारे पास वो तंत्र नहीं है इन सब की पुष्टि करने का जी जी, परंतु इनको नकारने का भी कोई आधार नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से इनको प्रकाशित किया जा रहा है। जब पब्लिक डोमेन में कोई बात आती है और खास तौर से इस प्रकार के चिकित्सालय जो पंजीकृत हैं सरकार के, क्योंकि जो हेल्थ सेक्टर है हमारा, स्वास्थ्य सेवा का जो क्षेत्र है, उसमें यह तो हो नहीं सकता एक डॉक्टर भी जो है पंजीकृत रहता है, और जो इन हाउस जिसके यहाँ फैसिलिटी रहती है, अस्पताल है, उसमें कमरे हैं, उसमें बेड्स हैं, तो उनको निश्चित रूप से अपना पंजीकरण कराना पड़ता है जी। तो वे कोई झूठी सूचना सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दें, यह तो संभव है नहीं। निश्चित रूप से उसमें कुछ सार है, तथ्य तब हुआ है जी। सवाल यहाँ इस बात का उठता है कि एक तो शुरू में जब कोरोना यहाँ आया जी, तो आशंका यह है कि उस समय ये विदेश से आया था जी, और सबसे पहले जो यात्रा बंद करनी चाहिए थी जी, बजाय उसके राष्ट्र को बंद कर दिया सरकार ने जी। और उसकी जो विभीषिका झेलनी पड़ी वो सबसे ज्यादा उन गरीब लोगों को झेलनी पड़ी। आपने मेरा एक साक्षात्कार किया तो उसमें ये बात मैंने भी आपके सामने रखी थी जी, कि किस तरह से लोगों को देश में, अपने ही देश में, इस तरह से भूखे मरते, पैदल जाते हुए, प्रसूति महिलाओं को सड़क के ऊपर, झाड़ियों के ऊपर बच्चा जन्मते हुए देखकर, रेलवे की पटरियों, क्योंकि सड़कों के ऊपर वे जाते थे ट्रक में बैठकर, और सीमेंट के जो मिक्सर होते हैं उनके अंदर बैठकर, जैसे कि कोई स्मगलर, चोर, डकैत या कोई छिपकर आतंकवादी जाते हो, उनको इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था सरकारी तंत्र, खासतौर से पुलिस तंत्र की तरफ से, जैसे कि ये कोई चोर, उचक्के, अपराधी
या डकैत हों जी और उनके ऊपर क्या परेशानी आई, तो एक तरफ तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नी जर्क रिएक्शन, वो जो प्रतिक्रिया थी आकस्मिक सरकार की, एक तो उतनी भयावह थी, उसका क्या परिणाम हुआ, कैसे कैसे लोगों ने उसको भुगता, आम आदमी ने, जी वो सब बात अब 1 वर्ष से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। शायद जहां तक मुझे याद है 23 या 24 मार्च को उस लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। ठीक कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये जो अब मंजर है, अब जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, जी कि कितनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं जी और उस संक्रमण का जो प्रभाव है वो पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है, जी और उसका जो वैज्ञानिक और स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के द्वारा जो उसका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, जानकारी, जी वह यह कि ये जो स्ट्रेन है, ये जो वायरस है, ये म्यूटेटेड है जी और इसमें परिवर्तन आ रहे हैं, और जो परिवर्तित वायरस है जी उसको जो वर्तमान टीके हैं जी वो उसको ठीक से, उसके लिए प्रतिरोध क्षमता, जिसको शरीर के टी सेल्स की क्षमता बढ़ाना कहते हैं, जो बाहर से आक्रमण करने वाले किसी भी बाह्य उसका जैव चीज का, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उससे वो लड़ सके। जी तो उसके लिए, क्योंकि वो नए नए रूप उसके सामने आ रहे हैं, तो जिस प्रकार के आक्रमण से, जिस प्रकार के दुश्मन से लड़ने की क्षमता शरीर के तंतुओं की, शरीर के बैक्टीरिया की, हमारे रक्त में जो कण हैं उनकी थी, जी उनको एकदम आकस्मिक हमले का और आकस्मिक प्रकार के स्पीसी का सामना करना पड़ रहा है। जी जी तो ये एक समस्या है, परंतु उससे बड़ी समस्या क्या है? जी अगर इसके कारणों के ऊपर हम ध्यान देने की कोशिश करें, उनका विश्लेषण करने का प्रयास करें, जी तो अनुमान ये होता है कि आपसी संसर्ग से, लोगों के मिलने जुलने से, और उस मिलने जुलने को टालने के लिए ही मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जो सबसे पहला लॉकडाउन था, जो बंदी घोषित हुई थी, उसी को टालने के लिए की गई थी। ठीक है। परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है, एक घटना आपके याद होगी, वो भी यहाँ संदर्भहीन नहीं है, उसको वापस याद करना, कि मरकज में यहाँ निजामुद्दीन पर एक तबलीगी जलसा हुआ था, और उसमें से कुछ लोग गए थे, और सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकारों ने भी उसका इतना शोर मचाया कि जैसे कोरोना का सबसे फैलाने का सबसे बड़ा अपराध मरकज में आने वाले तबलीगियों ने किया हो। इतना प्रचार हुआ उसका महीनों तक, और आज तक भी उनके ऊपर वो 20 आदमी से ज्यादा वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। अभी दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी संख्या शायद 50 की है। ये घटनाएं मैं दोनों तीनों आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इसका सारा दोष तो है, संपर्क से है, परंतु दो घटनाएं, एक तो जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, खास तौर से बंगाल का उदाहरण आपके पास है, किस तरह से हजारों नहीं लाखों की संख्या में जनसभाएं की जा रही हैं, और राष्ट्र के सबसे बड़े दो उत्तरदायी पदाधिकारी, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, सरेआम वहां अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। कहीं मास्क दिखाई नहीं देता, लोगों को आप उपदेश दे रहे हैं कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए और घर से मत निकलिए, और आप स्वयं जाकर लाखों लोगों की जनसभाओं में भाषण दे रहे हैं और अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये सब राज्यों के चुनावों में हो रहा है, खासतौर से बंगाल में। वहां आपने देखा होगा जैसे पशुओं को, बकरियों को ट्रक में या गाड़ियों में लाद कर ले जाया जाता है, इस तरह से मजदूर वर्ग के लोग, और उनको किस कारण से ले जाया जा रहा है, कहा तो जा रहा है कि उनको दैनिक मजदूरी या उससे भी दोगुनी मजदूरी देकर उन ट्रकों में भरा जा रहा है, पर ये सूचना तो हमारे पास इसकी पुष्टि करने का कोई जरिया है नहीं, हमारे पास कोई साधन नहीं है। परंतु इतना तो स्पष्ट है कि उन चित्रों से यह दिख रहा है कि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह उसमें ठूस कर ले जाया जा रहा है, और वो जा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा समझ में नहीं आने वाली बात हुई कुंभ की। एक तो कुंभ के मेले को आप जानते हैं, मुझे तो पता नहीं था, मुझे आपके माध्यम से पता लगा कि उसको 1 वर्ष पहले कर दिया गया। तो इसका क्या कारण है, तो लोग अंदाजी लगा सकते हैं। यह तो ये हो सकता है क्योंकि अगले वर्ष इन्हीं महीनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उस समय कुंभ का मेला करने से शायद
चुनाव के वोटिंग पर असर पड़ता, जी धर्म के और जिस तरह के संप्रदाय के प्रचार में जो आज का तंत्र लगा हुआ है, राजनीतिक तंत्र, जी उसको 1 महीना पहले अपना सिक्का जमा दें, जिससे आगामी चुनाव में, तो ये आशंकाएं हैं ऐसी, भगवान जाने इनमें कितना सत्य है। जी परंतु इतना तो सत्य है कि वहां नागा बाबाओं का जुलूस, मेरे वहां मेरे पिताजी रघुवीर सिंह शास्त्री जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 8 वर्ष तक कुलपति रहे जी और फिर कुलाधिपति भी रहे, जी और उससे पहले उसकी जो सिंडिकेट वगैरह थी उसमें बहुत लंबे समय तक रहे। जी तो हम लोगों का हरिद्वार से बहुत निकट का संपर्क है, और सैकड़ों लोग तो वहाँ हमारे परिचित मित्र और रिश्तेदार लोग रहते हैं। जी जी तो उन सब ने जो मुझे वीडियो भेजे, जी तथाकथित सोशल मीडिया नहीं, मेरे अपने रिश्तेदारों ने, तो हजारों लाखों का जुलूस है, कहीं कोई मास्क नहीं है, आपस में सिर भिड़ रहे हैं, गली के दोनों तरफ छज्जों और छतों के ऊपर हजारों लाखों लोग खड़े होकर उनको देख रहे हैं, और नागा बाबा बिल्कुल नंगे हैं, कुछ ने केवल लंगोटी बांध रखी है। एक तो मेरे विदेशी मित्र ने लिखकर भेजा कि भारत में शायद संक्रमण इसलिए फैल रहा है कि मास्क जो है वो मुंह के बजाय कहीं दूर नीचे बांध रखा है, जहां से शायद संक्रमण होने की गुंजाइश पे बहुत लोगों ने इंगित किया। जी वो तो आपने भी, तो पर कितनी, एक तो ये हंसी की बात है, हंसी भी आती है और साथ ही दुख भी होता है। मैं ये सब आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता और अपेक्षा थी इस संक्रमण को रोकने की, और जिसकी प्राथमिकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी पहल की थी लॉकडाउन करके, उस सब को इस तरह से तहस नहस कर दिया। अंग्रेजी में कहीं तो इट हैज बीन थ्रोन टू द डॉग्स, तो उसकी इस तरह से धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो क्या आदर्श आप उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यह बात चिंतनीय है। और दूसरी ये कि ये जो कुप्रबंध आ रहे हैं और वो जो उसमें खामियां आ रही हैं, चाहे वो दवा की कमी की, ऑक्सीजन की कमी की हो, राष्ट्र के ऊपर इतना भयंकर और इतना विशाल संकट आपत्ति आई हुई है, आप उसका प्रबंध करते यहाँ 24 घंटा रहकर, उसके बजाय आप चुनाव की रैलियों में लगे हुए हैं, और यदा कदा जब आपको आता है मन की बात में आप भाषण देते हैं, तो ये जो द्वैत है व्यवहार का, ये जो दोगलापन है, ये समझ में नहीं आता। मर्यादाओं का उल्लंघन करके आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान जो पीढ़ी है उसके सामने क्या आदर्श आप प्रस्तुत कर रहे हैं, कितनी गंभीरता है आपकी इस इतनी बड़ी राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक आपदा के समय में, उसके बजाय आप कैसा प्रदर्शन करने, यह चिंतनीय बात है। शीतल जी सर, ये लाखों लोगों को अगर हमने मौत के मुंह में, अब तो अगर लगाने की जगह नहीं बची चूंकि अब तो सब घट रहा है, मौत के मुंह में डाल दिया है, उनके सारे परिवारों को हमने उनके तीमारदारों में बदल दिया है, यानी करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो गए हैं। माध्यम चाहे जितना ये उस पर कब्जा कर ले, लेकिन कुछ न कुछ तो आदमी अगर तकलीफ होगी तो रोएगा, तो है ही रोएगा, तो आवाज आप कितना ही मुंह दबाएंगे बाहर जाएगी ही जाएगी। तो ये छुपाया तो जा नहीं सकता। लोगों के शव जल रहे हैं, शवदाह में भीड़ है। सूरत में जो विद्युत शवदाह था उसमें 24 घंटे वो लगातार चलता रहा, तो उसका जो स्टील था वो गल गया और वो नष्ट हो गया। इतनी कठिनाइयां आ रही हैं। तो ये जो है, ये कुप्रबंधन इस स्तर का, ये देश क्या करेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा। क्या सवाल बनाए इस पर और क्या उत्तर पाए। यही बात मैं कह रहा हूँ शीतल जी, अभी जो वर्तमान राजतंत्र है और खासतौर से जो सत्ता में दल बैठा है केंद्र में, ये स्वयं को एक, वैसे तो इन्होंने जितने महापुरुष थे जिनका ये पहले से, महात्मा गांधी स्वयं थे और उसमें अंबेडकर भी थे, अब उन सबका स्वामित्व भी, और सरदार पटेल भी थे, उन सबका स्वामित्व और जो उनकी विरासत है उसको भी यही इसके ऊपर ये दावा कर रहे हैं। और काफी हद तक किसी की मूर्ति बनाकर, किसी का स्मारक बनाकर, किसी का जन्मदिन मनाकर या किसी का शहीदी, तो उन महापुरुषों को भी, उनकी विरासत को भी यही हथियार है। तो एक तरफ तो यह प्रयास हो रहा है और एक उनमें से एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी बहुत चर्चा की जाती है तथाकथित इन हिंदूवादियों के द्वारा और भारत राष्ट्र के
वो हैं स्वामी विवेकानंद जी को एक वक्तव्य प्राय एट्रीब्यूट किया जाता, जहां भी चर्चाएं होती हैं, चाहे विवेकानंद फाउंडेशन हो या कहीं हो, और कोट किया जाता है। हालांकि वो वाक्य उनका नहीं है मौलिक, ये भी बड़े रोचक बात है। वह वाक्य कठोपनिषद का है। अच्छा। जो बहुत पुराना है, जो करीब महाभारत से भी हजारों साल पुराना है, वेद के बाद का है जी। जो वैदिक साहित्य, उसमें जो कठोपनिषद आता है उसमें एक श्लोक आता है जी। उत्तिष्ठते जाग्रते प्राप्य वरान निबोधते। अच्छा। उठो जागो, उत्तिष्ठते उठो, जाग्रते जागो, प्राप्य यानी जो अचीवेबल्स हैं, जिनको प्राप्त किया जा सकता है, जी। या जो प्राप्त करने के योग्य हैं, जी। जो वांछनीय हैं, जी। वरान, जी। और उनकी प्राथमिकता को निबोधते, उसकी प्राथमिकता को तय करो। जी। तो ये बात मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि आज के इस संकट काल में प्राथमिकता आपकी कुंभ मेला है, जी। या चुनावों की सभाएं हैं, या इस आपातकालीन व्यवस्था का प्रबंध, उसकी दवा, उसके अस्पताल। अब जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया सरकार ने कि डीआरडीओ, जो हमारी सेना का एक अंग है, जो उसका एक अनुसंधान विंग है, डीआरडीओ ने 1000 बेड का एक हॉस्पिटल यहां तैयार कर दिया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास कुछ ही दिनों में। तो परंतु किसी ने उसमें पहल की और उन्होंने वो तैयार कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारे पास संसाधन इतने हैं शीतल जी, आज हम उस 1819 या 1820 के प्लेग के समय में नहीं है। जी। आज हम 21वीं सदी में हैं। भारत के पास इतना सामान है, परंतु बात यह है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। इसीलिए मैंने ये मंत्र, ये जो फार्मूला है स्वामी विवेकानंद जिसको कहते हुए ये, उसको कोट किया है, उत्तिष्ठते जाग्रते प्राप्य वरान निबोधते। और ये कहा है कि ये जो जीवन है क्षुरस्य धारा, कि ये तो छुरे की धार जैसा इतना पतला है, और आपके पास कोई विकल्प नहीं है, उसके ऊपर आपको चलना भी पड़ेगा, पर आपको इतना इस तरह से उसका प्रबंध करना है कि आपका पैर भी नहीं कटे, और वो इतनी पतली धार है कि आप न इधर पड़े न उधर पड़े, तो उस मार्ग को आपको खोजना है। तो ये इस तरह की कठिनाई में और जीवन के जो विकल्प हैं उनमें से प्राथमिकता चुनने का कितना अच्छा मैनेजमेंट के लोग पढ़ाते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्वॉट ये वो, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। तो इस सरकार को प्राथमिकता इस बात पर देनी चाहिए थी कि किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, उसके जितने प्रबंध हैं उनका, उनके दवा का भी, और उसका जो आधारभूत संरचना अस्पताल हैं उनका। एक बात अच्छी भी है कि जो टीकाकरण का अभियान है उसको चलाया गया, मेरे पास सूचना है, जो अच्छी बात है वह भी कहनी चाहिए कि गांवों में भी जाकर स्वास्थ्य कर्मी टीका कर रहे हैं। मैंने अपने गांव फोन किया, मेरा संपर्क रहता है ग्रामीण क्षेत्र में, हरियाणा में भी फोन किया, गुड़गांव में मैं देख रहा हूं हमारे यहाँ। तो ये एक अच्छी बात भी हुई है कि किया है इस तरह का। इस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर पहले उसको पिछली बार लॉकडाउन और दूसरी वजहों से और इस बीमारी की वजह से ही काफी बड़ा धक्का लगा था। अब हम अगर अस्वस्थ रहे, पूरा समाज अस्वस्थ रहा, अस्पतालों में दौड़ता रहा, अस्पतालों में ये समस्याएं रही, और बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने इलाज के लिए ही परेशान रहे, तो इस वर्ष की भी अर्थव्यवस्था चौपट होने से उसे कोई बचा नहीं सकता है। और जैसा मैंने कहा कि पड़ोस में हम जो देख रहे हैं चीन वगैरह में, उसकी तुलना में तो हमारी तुलना करना भी शर्मनाक है, सब तरह से तुलना करना शर्मनाक है। तो ये क्या होगा अगर अर्थव्यवस्था 2-2 साल लगातार माइनस में जाएगी। पिछले साल तो बहुत तगड़े माइनस में गई है, करीब -10 पॉइंट तक माइनस में है। तो अगर इस बार भी ये सब रहा तो फिर वही हो जाएगा कि आप मान लो 10 नहीं गई, 5-6 गई, तो हम ये इसकी भरपाई कैसे होगी? जी शीतल जी, अर्थव्यवस्था के भी देखिए 2-3 स्वरूप होते हैं। एक अर्थव्यवस्था का स्वरूप है कि जो उसमें भी प्राथमिकता क्या जाता है कि हमारी जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आमदनी, पिछले वर्ष के
अपेक्षा इस वर्ष इतने प्रतिशत बढ़ गई जी परंतु फिर सवाल कुल वृद्धि हुई जी सकल घरेलू उत्पाद में या राष्ट्रीय आय में, जी उसका कितना भाग किसकी जेब में गया जी और उसमें 1 रुपया जो है सब स्थान के ऊपर 1 रुपया नहीं रहता। जी जो व्यक्ति 150 या 200 रुपया रोज कमाता है जी उसके लिए 1 रुपए की कीमत बहुत होती है। जी जो व्यक्ति 1 करोड़ या 100 करोड़ रुपया हर वर्ष कमाता है जी उसके लिए रुपए की कीमत उतनी नहीं होती। ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र का जाना माना पाठ्य पुस्तक का सिद्धांत है जी कि जो राष्ट्र में आय हो उसका वितरण जो है कितना समता मूलक हुआ, कितना इक्विटेबली हुआ, किसकी जेब में वो गया। जी तो पिछले 6 वर्षों में जी गरीबी के और अमीरी के बीच का जो अंतर है वो सतत बढ़ता जा रहा है और ये सीधे सीधे इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रीय आय में जिस वृद्धि की बात की जा रही है उसे कुछ अमीरों की ही जेब में वो सारा जा रहा है, गरीब की स्थिति सुधरी नहीं है। एक बात। ठीक। दूसरा अर्थव्यवस्था का ये होता है जी कि एक मौलिक जैविक और मूलभूत आवश्यकताएं होती है प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक परिवार की, जी जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, उसके बच्चों की शिक्षा। तो ये 5 चीजें जब तक सबको नहीं मिल जाएं जी तब तक सरकार उसी बात के ऊपर ध्यान केंद्रित करे और समाज के उसी वर्ग के ऊपर ध्यान केंद्रित करे जिनकी ये मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं। समृद्धि की बात उसके बाद आती है। ठीक। तो अब आप पिछली घटनाएं देखिए, चाहे तो नोटबंदी की बात देखिए, जी जी, चाहे फिर उसके बाद लॉकडाउन की बात देखिए जी, चाहे इसके बाद इस वर्तमान अब जो संक्रमण की स्थिति हो रही है इसकी बात देखिए। तो सबसे ज्यादा जो दुर्गति हुई है, सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब हुई है वो तो उस सड़क पर चलते हुए दैनिक मजदूरी से अपनी रोटी चलाने वाले आदमी की हुई है जो सबसे गरीब है और आज भी सबसे ज्यादा वही आहत है। जी। पैसा है, बैंकों में डिपॉजिट पड़े हैं, वो तो घर बैठे हैं, ठीक है, उनकी सैर सपाटे में ऐश अशरत में कमी आई है परंतु मौलिक आवश्यकताएं तो पूरी हो रही है ना। जी जी। तो इसको आर्थिक सुरक्षा कहा जाता है जी। कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी उस स्तर के ऊपर मिलनी निहायत आवश्यक है, उसके बाद समृद्धि की बात करना चाहिए। तो उनकी प्राथमिकता के बजाय अमीरों की प्राथमिकता। इसके आपको मैं 2-3 और सूचक देना चाहता हूं, इंडेक्स। जी। एक तो ये कि अर्थव्यवस्था में जी एक तो इतनी दुर्गति होने के बाद भी अर्थव्यवस्था की, अब तो सरकार ने भी स्वीकार कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी, और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं IMF और वर्ल्ड बैंक, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि सकल घरेलू उत्पाद की दर भी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल 10 या 11% घटी है। अभी आंकड़े आए नहीं हैं, परंतु उसके साथ ही 2 चीज तो लगातार बढ़ रही है। एक तो सेंसेक्स बढ़ रहा है जी। अब ये सेंसेक्स क्या है ये समझ में नहीं आता। जी जी। कम हो रही है जी। जो ठोस निवेश है वह कम हो रहा है जी। आधारभूत ढांचे का निर्माण जिसमें सड़क है, अस्पताल है, मकान है, भवन है, पर्यटन है, ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, सारा ध्वस्त हुआ पड़ा है जी। और शेयर मार्केट बढ़ रहा है जी। तो ये अर्थव्यवस्था का सही सूचक है कि नहीं, इसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। निश्चित रूप से नहीं है। मुझे ये बात याद है जब हर्षद मेहता ने बहुत बड़ा कांड किया था तो हमारे मित्र कमल मुरारका ने राज्यसभा में ये बात कही थी कि कम से कम 2 दर्जन 2.5 दर्जन कंपनियां ऐसी हैं जिनको ब्यूरो ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंस BIFR होता था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिस्ट्रक्चरिंग, यानी उसे एक दिवालिया कहा जाता था, उसको रेफर कर दिया गया है और उनके भी शेयर बढ़ रहे हैं। क्या जादू हो रहा है? ये कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ, उनका उत्पादन नहीं बढ़ा, उनकी आमदनी नहीं बढ़ी, उनका कोई विविधीकरण नहीं हुआ, नहीं कोई वो नया कोई उत्पाद सामने नहीं लाए, उनका बिजनेस बढ़ा नहीं और शेयर बढ़ रहा है। तो ये स्थिति इधर हो रही है। और दूसरा इसी प्रकार का एक क्षेत्र है जो हेल्थ सेक्टर है, सालों की और इनकी चांदी हो रही है। अभी कल मेरे एक मित्र ने बताया कि उन्होंने एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जो अब घर में आने लगा और कई लोगों ने यहाँ हमारे जैसी कॉलोनी है, कंडोमिनियम, इनमें लाकर रखा है। अभी 1 सप्ताह पूर्व उसके दाम 80,000 रुपया थे।
और वो मेरे मित्र लेने गए तो 1,20,000 था। जाहिर है। जी 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 ये मतलब एक सप्ताह में उसके दाम 1.5 गुना हो गए। जी। इसी तरह आपने देखा रेमडेसिविर और उसके वो जो क्या इंजेक्शन का नाम है वो हाँ 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपए में वो ब्लैक के अंदर बिक रहा है। जी और छोटी छोटी टेमी फ्लू एक दवा आती थी जो ऊपर आसानी से मिल जाया करती थी, इस आपत्ति काल में उनकी भी शॉर्टेज हो रही है। तो जी अर्थव्यवस्था कहाँ बढ़ रही है? केवल एक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का जो जी सारे संकट के बावजूद, किसानों के आंदोलन के बावजूद अपनी उसी गति से, चाहे मंथर गति से बढ़ रहा है। जी कृषि का क्षेत्र अभी भी अपनी शक्ति दिखा रहा है, जी वो अपना दम दिखा रहा है। और जी आप ये भी सोच कर देखिए कि होटल के बगैर, शराब के बगैर, सैर सपाटा, हवाई यात्रा के बगैर देश चल सकता है, फ्रिज के बगैर चल सकता है, जी जी। पर भोजन के बगैर तो नहीं चल सकता। न करेक्ट। अन्न के बगैर चल सकता, न दूध के बगैर चल सकता, न दाल के बगैर चल सकता, न सब्जी और फल के बगैर चल सकता। जी 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 वह क्षेत्र अभी भी दिखा रहा है कि हाँ, मेरे में दम है। जी। और उसके साथ क्या व्यवहार ये सरकार कर रही है, ये एक वो तो नया हमारे विषय है। बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं बेचारे 6 महीने। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अर्थव्यवस्था के जो घटक हैं, हम्म, कौन सा क्या कर रहा है और राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। अब हम्म, देखिए, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर एक भाषण देते हुए मैंने अब से करीब 20 साल पहले, और वो मैं अपनी टिप्पणी अक्सर उसकी पुनरावृत्ति करता हूँ, रिपीट करता हूँ, जी 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 कि रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक उपयोग के कारण जो पूरी खाद्य श्रृंखला विषाक्त हो चुकी है, उसमें जहरीले पदार्थ चले गए, यूरिया से लेकर और इंसेक्टिसाइड और गामा जेड रेडिडू, डीडीटी और गैमेक्सिन के, और जी उसके कारण कैंसर और गुर्दे और गले और ब्रेन की बीमारी और हार्ट फेलियर, एथेरोस्क्लेरोसिस और लीवर सब खराब हो रहा है। जी और उसके कारण दवाओं की बिक्री बढ़ रही है, जी स्वास्थ्य सेवाओं की और अस्पतालों की आमदनी बढ़ रही है। जी। तो हमारी राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाने की एक ये भी फैलेसी है, भी एक गलत तरीका है ओ कि जो राष्ट्रीय आय में से घटना चाहिए उसे आप राष्ट्रीय आय में जोड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए राष्ट्र की आमदनी बढ़ रही है। तो क्या तमाशा है ये? कहाँ अर्थशास्त्री बैठे हैं, कहाँ इनके सलाहकार बैठे हैं, कहाँ नीति आयोग कहाँ चला गया, और जो लोग इनको सलाह देते हैं वो कैसे सलाह देते हैं, यही वर्तमान में हो रहा है। तो 3 सेक्टर, एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक फार्मास्यूटिकल, एक ये जो आपका हेल्थ केयर वाला, इनमें तो बढ़ोतरी हो रही है, और बाकी जो अर्थव्यवस्था वो सारी ध्वस्त होती जा रही है। इस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? और लगातार सरकार कर्जा लेती जा रही है, और जी उस कर्जे को अगर आज की तारीख में, अभी पता नहीं कहां तक ये सत्य है, किसी ने तो ये लिखा है कि आईएमएफ ने या वर्ल्ड बैंक ने ये टिप्पणी की है कि इस वर्ष के अंत तक भारत सरकार का कर्जा हमारी राष्ट्रीय आय का 90% हो चुकेगा। आईएमएफ ने, सर आईएमएफ ने दिया है, ऑन रिकॉर्ड है ये, तो 91% हो जाएगा। जी जी। तो अब आप ये देखिए कि 70-75% बजट केंद्र सरकार का डेट सर्विसिंग में, यानी केवल ब्याज की अदायगी और पुराने ऋण की जाएगा। अदायगी में जाता था। जी अगर हमारी जीडीपी का 90% सरकार के सिर पर कर्ज हो गया, जी तो यह राशि कितनी बढ़ जाएगी, और राष्ट्र की आय बढ़ाने के लिए जिस निवेश की आवश्यकता थी, खासतौर से सार्वजनिक क्षेत्र में जिसकी अपेक्षा, वह कहां से आएगा? तो एक बड़े भयंकर सवाल हैं। क्या इनका जवाब है, अभी मैं कह नहीं सकता। सबसे बाद में एक बात फिर कहूंगा कि सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं का जो संज्ञान था, उसके दिवालियापन का सार्वजनिक भोंडा प्रदर्शन किया है, और ये अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं। मंदिर बनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं, और मर्यादाओं का सरेआम अपने भाषणों में घटिया बातें कहकर, इन प्राथमिकताओं को तहस नहस करके, इनकी धज्जी उड़ाकर क्या मर्यादा प्रस्तुत कर रहे हैं, और भगवान राम का नाम लेकर। एक तो देखिए, आप वो मुख्यमंत्री नए बनाए इन्होंने हिमाचल के, जी उन्होंने वक्तव्य दे किया कि गंगा मैया सबकी रक्षा करेगी जी कुंभ में, तो जाइए खुलकर। जी तो गंगा मैया करेगी तो इन अस्पतालों को बंद करिए, इन दवाई की दुकानों को बंद करिए, गंगा मैया और रामचंद्र जी की और दुर्गा की पूजा कर लीजिए, तो कोरोना ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ इसको समेटते हैं सर। आपसे तो बात करना इतना सुंदर लगता है, लेकिन अब मजबूरियां रहती हैं कि कार्यक्रम बहुत लंबा हो मैं जाता है। तो एक बात और कह दूं शीतल जी, जाने से पहले, जी
के इतिहास को यदि देखा जाए, महाराष्ट्र से ना उससे महाभारत से लेकर अब तक, जी तो दो प्रवृत्तियों ने इस राष्ट्र का नाश किया। एक तो सांप्रदायिक और जाति के कारण जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां थी उनके, और मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी, हमारी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता था कि भारतीय जनता का जो आलस्य है, काम करने का प्रमाद है, जिसको अंग्रेजी में और इकोनॉमिक्स की भाषा में इंडोलेंस कहते हैं, लो विलिंगनेस टू वर्क, और उसका एक कारण है कि धर्मांधता और अंधविश्वास के ऊपर इनका विश्वास था कि सब भगवान कर देगा, सब शिव जी कर देंगे, सब विष्णु भगवान कर देंगे, और हमें कुछ करना नहीं, अपने कर्तव्य बोध को छोड़कर। उस जब से ये सरकार आई है, इन दोनों प्रवृत्तियों को सरकार की ओर से पनपाने का जहरीला काम किया जा रहा है। ये अच्छे लक्षण नहीं है इस राष्ट्र के भविष्य की दिशा के प्रति। इसी बात के साथ आपकी एक सारगर्भित और सामयिक बात है, अगर समझ में आए लोगों के, तो इस कार्यक्रम को समेटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।